हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आयुष शर्मा, एक्स करियर पॉइंट फैकल्टी, आपके लिए हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स में केमिस्ट्री को लेकर के आने वाला हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, ताकि कम समय में आपका जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है, जहां पर आप फंस रहे हैं, उस चीज को आप क्लियर कर सके और आगे बढ़ सके। ये छोटे छोटे क्लिप्स में तो होंगे, लेकिन बेसिक टू एडवांस होंगे। हर एक चीज का आपको जवाब इन छोटे छोटे क्लिप्स में मिलेगा। क्लियर? मैं इन सारे वीडियोस को कंप्लीट इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश कहने का मतलब उसमें एकदम कंप्लीट इंग्लिश, जिस बच्चे को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है वो भी उस तरह के वीडियो को देख सकते हैं इस चैनल पर। जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आती है उनके लिए ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद होगा, और ऐसा भी वीडियो बनने वाला है जो कंप्लीट हिंदी में होने वाला है। तो आइए आज का लेक्चर को शुरुआत करें, और आज हम लोग कंप्लीट हिंदी में देखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑक्सीकरण संख्या को समर्पित है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ऑक्सीकरण संख्या। सवाल क्या है बेटा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। फिर मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत हमें क्या पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह है क्या? यह एक काल्पनिक या कह सकते हैं कि वास्तविक आवेश है। बोलेंगे सर आवेश तो हमेशा वास्तविक ही होगा। नहीं, यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको पेन और पेपर पे सोचा गया है लोगों के द्वारा, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो सके। तो जहां पर कहीं कहीं पर तो ये वास्तविक आवेश के बराबर ही हो जाता है, और कहीं पर इसे हम काल्पनिक आवेश के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो यह आवेश जो है, जो किसी परमाणु या आयन या किसी अणु में मौजूद परमाणु पर मौजूद होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं जानकारी की, कि ठीक है, यह एक काल्पनिक या वास्तविक आवेश है जो किसी परमाणु अथवा आयन या किसी अणु में मौजूद परमाणु के ऊपर में मौजूद होगा। लेकिन जब भी आप इसको निकालेंगे तो हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात को ध्यान रखना पड़ेगा? कि जो भी आप अणु ले रहे हैं, जो भी आप अणु या यौगिक ले रहे हैं, यौगिक ले रहे हैं, वह 100% आयनिक होना चाहिए। तभी तभी आप इस ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकेंगे, तभी आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं NaCl। आपको पता है कि यह एक आयनिक यौगिक है, यह एक आयनिक यौगिक है। ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं, और इसे O नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सवाल है कि सर NaCl जो एक आयनिक यौगिक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से मैं निकालूंगा? ठीक है, इसमें कैसे निकाल सकते हैं? तो ये तो एक आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक पे तो आपको पता आवेश होता है। यहां पर Na क्या होगा? Na प्लस के रूप में होगा। Cl क्या होगा? Cl माइनस के रूप में होगा। तो अगर मैं पूछूं Na के ऊपर में आवेश क्या है,
तो आप क्या बोलेंगे, +1 है। मैं पूछूंगा Cl के ऊपर में आवेश क्या है, तो आप क्या बोलोगे, -1। तो अगर आयनिक यौगिक है तो यह आवेश कैसे आवेश है, यह आवेश एक वास्तविक आवेश है। और वास्तविक आवेश अगर है कहीं पर, अगर कहीं पर वास्तविक आवेश है बच्चों, तो याद रखिएगा वही वास्तविक आवेश उसका ऑक्सीकरण संख्या भी कहलाता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाता है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जितने भी आयनिक यौगिक होंगे, जितने भी आयनिक यौगिक होंगे उनका वास्तविक आवेश ही, उनका वास्तविक आवेश ही ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगा। वास्तविक आवेश मतलब जो रियल में उसके ऊपर में चार्ज है, आवेश अर्थात चार्ज। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ठीक है ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन अगर आयनिक यौगिक नहीं होगा तो मैं उस तरह का भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा आपके लिए, जैसे HCl है, ठीक। अब इस HCl में आपको नजर आ रहा है कि इसका जो डेल्टा En है, अब ये डेल्टा En जो है इसका क्या मतलब है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। और अगर कोई परमाणु सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तो देखने को हमें मिलेगा, भले थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, कम मिले, बेसी मिले, एक अलग चीज। लेकिन अंतर कब मौजूद होगा, जब वहां पर परमाणु अलग अलग हो और वो आपस में जुड़े हुए हो। तो यहां पर आपने देखा NaCl भी अलग अलग थे, तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर वहां पर भी था, वहां पर बहुत ज्यादा था, जिस कारण क्लोरीन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और Na पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। लेकिन यहां पर जो कि हाइड्रोजन भी एक अधातु है, क्लोरीन भी एक अधातु है, तो इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, जिस कारण यह आयनिक आबंध नहीं बना पाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो यह किस प्रकार का आबंध बनाएंगे, सहसंयोजक आबंध बनाएंगे। तो यहां पर H और Cl में सहसंयोजक आबंध है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया और मिलकर के सहसंयोजक आबंध का निर्माण किया। लेकिन जो कि यहां पर इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का या बात करूं क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है। किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले। हाइड्रोजन के मुकाबले क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। तो क्लोरीन के अंदर क्या होगी, एक प्रवृत्ति होगी कि वह इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, जिसके कारण इसके ऊपर हल्का सा ऋणात्मक आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पे हल्का सा धनात्मक आवेश आ जाता है। अब हल्का सा क्यों आया, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं खींच सका, क्योंकि इनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा। तो जब भी ऐसे आपको यौगिक मिलेंगे, तो ऐसे यौगिक के अंदर प्रवृत्ति होती है कि यह आयंस में टूट सके, लेकिन आयंस में टूटने के लिए इन्हें एक जरिया चाहिए, और जरिया इन्हें क्या मिल जाता है, पानी, H2O। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे ये आयंस में परिवर्तित हो जाएंगे, H+ और Cl- में। इसीलिए जब आप ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार के अणु, इस प्रकार के परमाणुओं का जो कि इस प्रकार के अणु में मौजूद होते हैं निकालते हो, तो हम डायरेक्ट ही उसको H+ और Cl- लिख लेते हैं। ये प्लस साइन लगाते हैं डायरेक्ट, जहां पर डेल्टा प्लस होता है और जहां डेल्टा माइनस होता है वहां माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इसे माध्यम मिले तो यह परिवर्तित होंगे, मैं जानता हूं इस बात को। क्लियर। तो यहां पर ये जो H2O डालने पर ये किसमें परिवर्तित हो गया, H+ और Cl- में परिवर्तित हो गया। क्लियर है ये बात, बोलो जल्दी से हाँ या ना।
ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, एक सेकंड, यहां पर आपका क्या हो रहा है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, +1। साइन लिखना बड़ा जरूरी है। और अगर क्लोरीन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। क्लियर है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सर सहसंयोजक आबंध तो दो सेम प्रकार मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच में भी बन सकता है? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आप बोलोगे कि सर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बन रहा है, तो मैं मान रहा हूं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ दोनों परमाणु क्या है, एक प्रकार के ही है, मतलब एक प्रकार तो छोड़ो एक ही है। तो अगर मैं इनका बात करूं कि इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 के बराबर होगा, 0 होगा। अब जो कि इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0 है, मतलब कोई किसी से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक नहीं है, नहीं है तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा तो इसके ऊपर में भी आवेश 0 होगा, इसके ऊपर में भी आवेश 0 होगा, हल्का सा भी आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहां पर इस पे भी आवेश 0 होगा, इस पे भी आवेश 0 होगा, और जब दोनों पे आवेश 0 होगा तो हमसे अगर कोई पूछेगा इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो मैं बोलूंगा 0। इस पे क्या है, इसका भी 0 है। तो इससे हम क्या सीखे कि अगर कोई दो परमाणु अगर एक ही है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण उस पे किसी प्रकार का ऑक्सीकरण संख्या नहीं। क्लियर। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ रहा है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 डेल्टा माइनस 1 आएगा, 2 डेल्टा प्लस 1 आएगा, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा। तो कोवलेंट संख्याओं पर भी ऑक्सीकरण संख्या निर्भर करती है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग चीजों को निकालते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि मन में उथल पुथल तो आपके चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा कि सर आखिर ठीक है ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये मैंने जान लिया, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ क्यों? तो मैं इसको कुछ नोट पॉइंट्स के द्वारा समझाना आपको चाहूंगा। आप इसे ज्ञान की बात के रूप में भी समझ सकते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसे जरूर नोट डाउन करें अपने कॉपी में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या को हम एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक थ्योरेटिकल क्योंकि यह एक थ्योरेटिकल यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह क्या है, एक थ्योरेटिकल बिंदु है यहाँ पर, है ना, कॉन्सेप्ट है। थोड़ी हिंदी की स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है ना, क्योंकि मैं खुद ICSE CBSE बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो थोड़ी सी हिंदी तंग हो सकती है, लेकिन मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप तक चीजें पहुंच सके। ठीक है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, 8 साल हो गया मुझे हिंदी सीखे हुए। ठीक है, लेकिन प्रयास में कर रहा हूँ जबरदस्त तरीके से, ताकि आपको चीजें अच्छे कंटेंट मिल सके, ताकि हिंदी भाषी स्टूडेंट भी इसे सीख सके। ठीक है, और एकदम परफेक्ट लेवल का। देखो साइंस का पढ़ने का क्या तरीका होता है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। अगर ये सारी बातें पता तो अपने आप आपको साइंस में विज्ञान में रुचि होने लगेगी, आपकी रुचि बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है, चाहे विज्ञान हो चाहे कोई भी विषय हो, सब में रुचि आपकी बढ़ेगी। क्लियर। तो यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है।
दूसरा पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, जब आपने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, मोल्स के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, तो आप देखते हैं कि कोई अभिक्रिया दी गई होती है और उस अभिक्रिया में कोई अभिकारक का आपको क्वांटिटी दे देता है, ठीक है, मात्रा आपको दे दी जाती है और आपसे प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वहां पर, ठीक है, उसका आपको मात्रा पूछ लेता है। अगर आपसे उसकी मात्रा पूछी जाएगी तो आप क्या करते हैं, पहले उस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ उसको अच्छे तरीके से बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, जिस यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करता है। यूनिटरी मेथड क्या है, यूनिटरी कंसेप्ट क्या है, जैसे कि आप कभी सेव लेने जाते हैं तो जब आपसे वह दुकान वाला बोलता है कि 100 किलो का दाम इतना है, तो आप सोचते हैं मुझे तो 10 किलो चाहिए, तो आप कैसे निकालते हैं कि 100 किलो का दाम इतना, तो 1 किलो का कितना होगा, तो 10 किलो का कितना होगा। इस प्रकार का कंसेप्ट मोल कंसेप्ट में लगता है और फिर जाकर के आप चीजों को निकालते हैं। मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लेते हैं, वो है बैलेंसिंग। तो साइंस जो है, जो विज्ञान है, वो हमेशा इस चीज पे कार्य करते रहता है कि कैसे चीजों को आसान बनाया जाए। तो आसान बनाने के लिए जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला जिसको कहा जाता है तुल्यांकी का सिद्धांत। तुल्यांकी के सिद्धांत में तुल्यांकी संख्या के बारे में चर्चा की, और तुल्यांकी संख्या को निकालने के लिए हमें संयोजकता कारक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम इंग्लिश में वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। और वह वैलेंसी फैक्टर या वह एन फैक्टर को निकालने के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऑक्सीकरण या अपचयन को परिभाषित करने के लिए भी ऑक्सीकरण संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी विभिन्न प्रकार के प्रयोग है, जिस कारण वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को कह सकते हो निकाला, इस ऑक्सीकरण संख्या के कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सिखाया दिया, ताकि चीजें क्या हो सके, आसान, डिफिकल्ट ना हो सके। तो बेसिकली इसको पढ़ा क्यों जाता है, इसको इसलिए पढ़ा जाता है ताकि ताकि आप तुल्यांकी कंसेप्ट को, तुल्यांकी के कॉन्सेप्ट को समझ सके, समझ सके और मोल कंसेप्ट को आसान बना सके, बिना बैलेंसिंग के आप चीजों को निकाल सके। तो कहां पर इस्तेमाल होता है, अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, जिसको हम हिंदी में तुल्यांकी संख्या भी कहते हैं, वह किस हो, तो यहां पर तुल्यांकी संख्या क्या है, गिवन वेट मतलब दिया गया भार, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या चीज की आवश्यकता होगी पता है, तुल्यांकी भार का क्या आपको फॉर्मूला है, आणविक भार जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजकता का कारक, या इसको एन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एन फैक्टर को आप नहीं निकाल सकते हैं अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या के कंसेप्ट नहीं आते हैं। इसीलिए हम ऑक्सीकरण संख्या को पढ़ते हैं और ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने वाला बच्चों।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्याएं निकाली जाती है। इस ऑक्सीकरण संख्याओं को निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ रूल्स दिया। उस रूल्स को मानते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। पढ़ते रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। ओके बच्चों, बाय।